कहानी जज्बा। गुजरात का एक छोटा सा गांव बालिखेड़ा, जहां भयंकर तूफानी रात और चारों तरफ पानी ही पानी था। आज एक हफ्ते से लगातार बारिश हो रही थी और दिल दहला देने वाला अंधेरा छाया हुआ था। सारे गांव में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कहीं दूर कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही थी। लग रहा था यहाँ कोई बाशिंदा ही नहीं है, पर पास के एक मकान में हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। इतने में किसी के रोने की आवाज आई। किसी ने धीरे से कहा, फिर लड़की हुई है। चारों तरफ खामोशी छा गई। सहसा रोने की आवाज भी बंद हो गई। सुबह के 4 बजने को थे। हल्की रोशनी दस्तक देने लगी तो उसने राहत की सांस ली। उसे आज ही शहर के लिए गाड़ी पकड़नी थी। कुछ देर बाद चाची ने आवाज लगाई, बिटिया चाय बन गई है, आकर पी लो। वो अंगड़ाई लेती हुई बोली, आ रही हूँ चाची। रात में ढंग से सो न सकने के कारण काफी भारीपन लग रहा था। बिस्तर से उठकर वो चाचा जी के पास आ गई और बोली, चाचा जी पानी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैं वापस कैसे जाऊंगी बिटिया, आए हो तो 3-4 हफ्ते, रुक कर जाओ। पानी बंद होने के बाद मैं तुम्हें आसपास घुमा लाऊंगा। तुम्हारे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो तो पूरा होने से रहा इस बारिश में, पर मेरा जयपुर पहुंचना जरूरी है। कहते हुए वो नहाने चली गई। जयपुर जाने की हड़बड़ी में वो रात में रोने की आवाज के बारे में पूछना ही भूल गई। चाची भी उसके लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट गई। नाश्ता करने के बाद वो चाचा जी के साथ निकल गई। तब तक बारिश कुछ कम हो गई थी, इसलिए दोपहर तक उसने अपने बचे हुए काम पूरे किए। फिर चाचा चाची से जल्दी वापस आऊंगी का वादा करके वो शहर चली गई। घर पहुंचने पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ढेर सारे कागज यहाँ वहां पड़े हुए थे। उन्हें उठाकर वो आराम से उलट पलट कर देखने लगी। एक लिफाफा देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। अरे, ये तो बीना दीदी का पत्र है। कहते हुए उसने तुरंत पत्र खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। पत्र पढ़ते ही उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई। वो सोचने लगी, चलो आखिर बीना दीदी विदेश से वापस आ रही हैं। अब वो अपनी इस सहेली के साथ घूम फिर सकेगी। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ सर्विस भी करती थी, क्योंकि जब राधिका छोटी थी तभी उसके माता पिता गुजर गए थे। उसकी परवरिश उसके चाचा चाची ने बड़े प्यार से की थी। वो जब कॉलेज गई तो उसने पार्ट टाइम नौकरी भी शुरू कर दी। फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं था। वो अपनी तरह अनाथ बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। एक दिन बीना दीदी से उसकी मुलाकात हो गई। उनके विचारों से वो इतनी प्रभावित हुई कि उनकी अच्छी सहेली बन गई। जबकि बीना दीदी की उम्र 35 से 36 के आसपास थी, पर वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। उल्टे पल्ले की साड़ी, बड़ा सा जूड़ा, आंखों पर चश्मा, बड़ी बड़ी रौबदार आंखें, चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक अलग ही दिखती थी। राधिका को वो पहली मुलाकात में ही भा गई। बीना दीदी एक NGO चलाती थी, जिसमें एक पालनाघर भी था और वो वहां की हेड थी। उस पालनाघर की विशेषता ये थी कि उसमें केवल लड़कियां ही थीं। राधिका भी कभी कभी वहां जाकर उनकी हर तरह से मदद करने की कोशिश करती थी। उसे वहां जाकर बहुत अच्छा लगता था। कुछ महीने से बीना दीदी विदेश गई हुई थी, तो उन्होंने सारी जिम्मेदारी राधिका को दे रखी थी। राधिका अपनी ही सोच में डूबी हुई थी कि तभी दरवाजे से आवाज आई, अरे राधिका बिटिया, कब आए? उसने मुड़कर देखा तो अंकल आंटी थे, जो उसके बगल के घर में रहते हैं। उनके 2 बेटे हैं, जो विदेश में पढ़ते हैं। आंटी अंकल उसका बहुत ख्याल रखते थे। राधिका राधिका करते आंटी अंदर ही आ गईं। वो उसे देखने के लिए आतुर थीं। कुछ देर आंटी से बात करने के बाद जब राधिका बाहर जाने के लिए तैयार होने लगी, तो आंटी ने शिकायत की, ये क्या बेटा, आते ही फिर चल दी? आंटी, मैं पालनाघर जा रही हूँ, आज बीना दीदी वापस आ गई हैं। कहते हुए वो दरवाजे की तरफ मुड़ी ही थी कि आंटी ने कहा, बेटा पालनाघर से लौट कर आओ, फिर तुमसे कुछ बात करनी है। राधिका ने एक पल को घूरकर आंटी की तरफ देखा, लेकिन जाने की जल्दी थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे आंटी के साथ ही बाहर आ गई। ताला बंद करते हुए वो आंटी से बोली, आंटी शाम को मिलते हैं, फिर आपके हाथ का खाना भी खाऊंगी। आंटी ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। पालनाघर पहुंचते ही बाहर तक बच्चों की आवाज आ रही थी, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, जिसे सुनते ही राधिका के चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। अंदर आते ही सारे बच्चे दीदी दीदी कहते हुए उससे लिपट गए। बच्चे उसे देखकर खुश हो रहे थे। कोई उसे अपनी कार तो कोई अपनी गुड़िया की नई ड्रेस दिखा रहा था। दूर कोने में एक छोटी सी लड़की चुपचाप खड़ी थी। राधिका मुस्कुराते हुए बोली, अरे मेरी मुनिया अपनी दीदी से बात नहीं करेगी क्या? राधिका उसके पास गई तो उस लड़की ने चहकते हुए कहा, दीदी आप मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। वो लगभग घसीटते हुए राधिका को अंदर ले गई। वह राधिका को एक पालने के पास ले गई और आंखें मटकाते हुए बोली, कैसी लगी मेरी गुड़िया आपको?
उसने देखा पालने में एक प्यारी सी बच्ची थी जिसने हरे रंग की फ्रॉक पहनी थी। उसने झुककर उसके गालों को छुआ। वाह, कितनी प्यारी है, ये कब आए रे, तुम आ गई। बच्चों का शोर सुनकर बीना दीदी बाहर आई तो राधिका को देखकर खुश हो गई। बीना दीदी को देखते ही राधिका उनके गले लग गई। फिर पालने की तरफ देखते हुए बोली, कितनी प्यारी बच्ची है ना। हाँ, बहुत प्यारी है, लेकिन ये अन्य बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। इसे कोई परेशानी है, इसलिए आज डॉक्टर को बुलाया है। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा काम कैसा रहा। ठीक ही था, बारिश की वजह से काफी परेशान हो गई, पर काम पूरा हो गया। तभी सारे बच्चों ने आकर दोनों को घेर लिया तो राधिका ने अपने साथ लाए खिलौने बच्चों में बांट दिए। उस समय उन बच्चों के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था मानो सारा जहां पा लिया हो। इतने में चाय और गरम गरम समोसे आ गए। अरे वाह, इसकी तो बहुत आवश्यकता थी, वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही थी, राधिका चहकते हुए बोली। चाय पीते हुए दोनों ने खूब सारी बातें की। घर लौटकर जब राधिका आंटी के पास गई तो उसे आंटी काफी खुश लगी। उसने भी छेड़ते हुए पूछ लिया, आंटी सुबह तो कुछ और ही मूड था और अभी कुछ और। आंटी शर्मा कर उसके गाल पर प्यार से थपकी देते हुए बोली, हद बदमाश कहीं की। और दोनों खिलखिलाकर हंस दी। इतने में अंदर से अंकल भी आ गए और उससे बातें करने लगे। फिर आंटी खाना लगाने में व्यस्त हो गई तो उसने अंकल से पूछा, अंकल सोनू मोनू की पढ़ाई कैसी चल रही है। पढ़ाई तो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन अब वो वापस नहीं आना चाहते, वही अमेरिका में ही जॉब करना चाहते हैं। आपने मना नहीं किया, तुम्हें लगता है वो हमारी बात सुनेंगे। फिर अंकल ने कुछ सोचते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हारी आंटी की खातिर एक फैसला लिया है। हम एक बेटी गोद लेना चाहते हैं, इसलिए तुमसे मिलना चाहते थे। तुम्हारे पालनाघर में कोई छोटी सी बिटिया हो तो गोद दिला दो। आंटी बोली, बेटा तुम्हारा बहुत एहसान होगा। ये तो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर मैं सारा दिन घर में पड़ी पड़ी बोर हो जाती हूँ। उसके आने से हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। वो सब तो ठीक है आंटी, पर आप अपने बच्चों से बात कर लीजिए बेटा, हमने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है। अंकल ने आंटी का साथ देते हुए कहा, ठीक है अंकल, कल सुबह आप मेरे साथ चलिए, देखते हैं मैं क्या कर सकती हूँ। अपने कमरे में लौटते समय भी राधिका यही सोच रही थी कि अंकल आंटी ठीक कर रहे हैं। सुबह 8 बजे डोर बेल की आवाज से बिस्तर से उठी तो देखा सामने अंकल आंटी खड़े थे। ये क्या, तुम तो तैयार भी नहीं हुई, ये कोई सोने का टाइम है। अंकल प्यार से डांटते हुए बोले, सॉरी, बस 2 मिनट में आती हूँ। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई और फिर सब साथ साथ पालनाघर के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर अंकल आंटी बहुत खुश थे। उसने सारी बात बीना दीदी को फोन पर पहले ही बता दी थी। फिर उन्होंने एक एक कर सारी लड़कियों से अंकल आंटी को मिलाया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किसे पसंद करें। तभी किसी के रोने की आवाज आई। आंटी ने पीछे मुड़कर देखा, झूले में बड़ी प्यारी बच्ची थी। दोनों उसे एकटक देखते लगे। आंटी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से चूम कर बोली, बेटा हमें यही बेटी चाहिए। पर आंटी, ये तो सिर्फ 15 दिन की है और शायद बीमार भी है। आज ही डॉक्टर इसे देखने आए थे। इतने में बीना दीदी बोली, देखिए मैं आपसे साफ साफ बता दूं, इसके पैर खराब हैं, ये विकलांग है। आंटी ने अंकल की तरफ देखा तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर बोले, हमें चैलेंज पसंद है, आसान जिंदगी तो सभी जीते हैं, मैं कुछ अलग करने में विश्वास रखता हूँ। दीदी बोली, जैसी आपकी इच्छा। उसे लेकर जब अंकल आंटी घर आए तो दोनों बहुत खुश थे। उनके घर में जैसे जान आ गई थी। सारे घर में खिलौने बिखरे रहते थे और अब आंटी के पास किसी के लिए वक्त नहीं था। राधिका जब भी सुबह शाम घर से निकलती तो जिया से मिलती, उसके साथ खेलती। ऐसे ही 6 महीने बीत गए और राधिका की पढ़ाई पूरी होते ही उसे नौकरी मिल गई। उसे नौकरी दूसरे शहर में मिली थी, इसलिए उसे सबको छोड़कर जाना पड़ा। हाँ, अंकल आंटी से उसका संपर्क बना रहा। वो 2-3 दिन में उन्हें फोन करती तो अंकल आंटी बस जिया की ही बातें करते कि वो ऐसा करती है, वैसा करती है, उसे डांस का बड़ा शौक है आदि। ऐसे ही कब 15 साल बीत गए पता ही नहीं चला। राधिका की शादी हो गई और अब वो एक बच्चे की माँ है, पर कुछ नहीं बदला तो आंटी का वैसे ही फोन करना और जिया के बारे में ढेर सारी बातें करना। राधिका को लगता कि वो भी जिया के साथ साथ ही बड़ी हो रही है। जिया इस समय 12वीं की परीक्षा दे रही थी। उस दिन वो ऑफिस से आकर बैठी ही थी कि आंटी का फोन आया, राधिका बेटी, जिया को सारे जयपुर में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला है। अब दूसरा कंपटीशन प्रदेश स्तर पर है। सुनकर राधिका बहुत खुश हुई। जिया के बारे में बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता था।
जिया के डांस के प्रति लगाव ने उसे कई पुरस्कार दिलाए। फिर एक रोज पता चला कि 26 जनवरी के अवसर पर जिया को पुरस्कृत किया जाएगा। उसे कथक में सर्वश्रेष्ठ डांसर का अवार्ड मिला था, जो मंत्री जी अपने हाथ से देने वाले थे। हर चैनल पर जिया की ही न्यूज थी। उसने अपनी विकलांगता को अपने आत्मविश्वास से हरा दिया था। विश्वास नहीं हो रहा था कि जो लड़की ठीक से चल नहीं सकती थी, उसने अपने साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सामान्य लड़कियों को कैसे पराजित कर दिया। खुशी के आंसू छलक आए। राधिका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो छोटी सी लड़की जब बचपन में डांस करती तो उसे देखकर सब उसका मजाक उड़ाते, पर आंटी ने हमेशा उसका साहस बनाए रखा और ये साबित कर दिया कि इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। दरअसल जिया ने एक दिन टीवी पर फेमस कथक डांसर डॉक्टर पद्मावती को डांस करते देखा और तभी ठान लिया कि मैं भी डांस करूंगी। उसने उन्हें अपना रोल मॉडल मान लिया था। डांस करते हुए जब वो बार बार गिरती तो उसके टीचर और माँ आंटी हमेशा उसका हौसला बनाए रखते थे। खुशी के आंसू पोंछते हुए राधिका ने जब फोन लगाया तो वहां से आंटी ने हेलो कहा, पर खुशी के मारे कुछ बोल न सकी। राधिका बोली, आंटी उस दिन मैं भी जरूर आऊंगी, आप जिया को बता देना। बेटा ये सब तुम्हारी वजह से। उनकी बात बीच में ही काटते हुए राधिका बोली, नहीं आंटी, ये सब आपके कारण संभव हुआ है। आज उस पालनाघर का नाम विश्वभर में गूंज रहा है। इसका श्रेय आपको ही जाता है। फिर वो दिन भी पास आ गया जब जिया को पुरस्कृत किया जाना था। राधिका को जयपुर के लिए निकलना था कि अचानक गांव से चाचा चाची इलाज के लिए आ गए। राधिका ने उन्हें पूरा वाकया सुनाया। जिया की फोटो दिखाए तो उस फोटो को देखते ही चाची चौंक गई। बोली, बेटा ये तो हमारे गांव की पद्मा की बेटी लगती है। राधिका बोली, अरे नहीं चाची, ये हो ही नहीं सकता, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, ये हमारे पालनाघर की बच्ची है। फिर राधिका ने उन्हें डॉक्टर पद्मावती की फोटो तथा उनका पूरा परिवार नेट पर सर्च करके दिखाया तो वो चाची के गांव की ही थी। पहले वो उसी गांव में रहती थी, मगर जब पैसा और नाम हो गया तो गांव छोड़कर शहर आ गई। उनकी 2 बेटियां थी। उनका चेहरा जिया से काफी मिलता है। राधिका आश्चर्य से चाची को देखने लगी। चाची बोली, बेटा मैं सब समझ गई। राधिका तुमको याद होगा जब तुम गांव में अपने प्रोजेक्ट के लिए आई थी तो बरसात में एक बच्चे की रोने की आवाज आई थी। जानती हो बेटा, उस दिन पद्मा ने एक अपाहिज लड़की को जन्म दिया था। पहले से ही उनकी 2 बेटियां थीं और वो अपनी बेटियों को अपनी तरह डांसर बनाना चाहती थी, पर अपाहिज देखकर उन्होंने अपनी नवजात बच्ची को जयपुर के अनाथालय में छोड़ दिया था। गांव वालों को जब पता चला तो उनके सवालों से बचने के लिए पद्मा ने गांव छोड़ दिया। एक अपाहिज बच्ची की परवरिश करने से अच्छा उन्होंने गांव छोड़ना ज्यादा उचित समझा। ये सब सुनकर राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने चाची से पूछा, आपको दिन तारीख कुछ याद है? वो बोली, सब कुछ याद है, ये कोई भूलने वाला वाकया नहीं है। मुझे खुद पद्मा ने बताया था कि बच्चे को कहाँ छोड़कर आए हैं। मैंने उसे बहुत समझाया भी था, पर वो अपनी बात पर अड़ी रही। भाग्य की विडंबना देखो, जिसे वो अपने डांस की सबसे बड़ी दुश्मन मानती थी कि उसकी परवरिश के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसी लड़की ने उसका नाम रोशन किया। बाकी 2 लड़कियां, एक डॉक्टर है और दूसरी अध्यापिका। राधिका बिना पलके झपकाए चाची के चेहरे के भाव पढ़ रही थी। फिर चाची ने पूछा, राधिका बेटा तुम मुझे उनका नंबर दे सकती हो? राधिका ने तुरंत नेट पर सर्च करके फोन लगाया। फोन पद्मा जी ने ही उठाया। राधिका ने जब चाची का जिक्र किया तो उनका नाम सुनते ही उन्होंने कहा, मेरी बात कराओ। राधिका ने फोन चाची को थमा दिया। चाची करीब 1 घंटा फोन पर बात करती रही। मैंने चाची को जो कुछ बताया वो उन्होंने सब कुछ पद्मा जी को बता दिया। फोन रखने के बाद चाची बोली, बेटा ये उन्हीं की लड़की है। मैंने फौरन बीना दीदी को फोन लगाया और कहा जिया का रिकॉर्ड चेक कराएं। मेरी बेसब्री को भांपते हुए दीदी ने कहा, राधिका रिकॉर्ड चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। पद्मा मेरी अच्छी सहेली है, इसलिए मैंने उसकी मदद की थी, पर मुझे क्या पता था आज ये नौबत आ जाएगी। माँ बेटी आमने सामने होंगी, ये आप क्या कह रही हैं? दीदी तुमने शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा। जिया ने उन्हें अपना रोल मॉडल माना था, इसलिए वो उन्हीं के हाथों से ट्रॉफी लेना चाहती है। पद्मा भी इस समारोह में होगी और उसे पता भी नहीं होगा कि वो अपनी ही बेटी को सम्मान दे रही है। ऐसा कुछ नहीं है बीना दीदी, उन्हें पता चल गया है कि वो उनकी बेटी है। उसने चाची और पद्मा की सारी बातें बीना दीदी को बता दी। राधिका की बातें सुनकर बीना दीदी सन रह गईं। हे भगवान, परसों क्या होने वाला है? राधिका मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब कुछ नहीं हो सकता दीदी, परसों ही पता चलेगा क्या होने वाला है। हाँ
तुम सही कह रही हो, वही होगा जो ईश्वर की मर्जी होगी। अच्छा राधिका, अब फोन रखती हूँ, परसों मिलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, पर जया इन सबसे अनजान अपनी दुनिया में मस्त थी। गांधी हॉल में चारों तरफ चहल पहल थी। चारों तरफ करीने से सजी कुर्सियां रखी थीं। चीफ गेस्ट और परिवार के लोगों के बैठने की अलग से व्यवस्था थी। स्टेज फूलों से सजा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों की धड़कन तेज हो रही थी, न जाने अब जिंदगी क्या मोड़ लेगी। जया के माता पिता और भाई सबसे आगे कतार में बैठे थे। ठीक उसके पीछे राधिका, चाची, बीना दीदी बैठी थी। प्रोग्राम शुरू होने वाला था। सारे चीफ गेस्ट आ गए। डॉक्टर पद्मा भी आ गई और चाची की तरफ देखकर हौले से मुस्कुरा दी। प्रोग्राम अपने निश्चित समय से शुरू हो गया था। एक एक विजेताओं के नाम घोषित होते गए। अंत में जया की बारी आई। जैसे ही जया स्टेज पर गई, तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जया को जब अवार्ड मिला तो डॉक्टर पद्मा बोली, आप सबसे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जया के खून में नृत्य शामिल है। इसे प्रेरणा मुझसे मिली है। ये मेरी ही बेटी है। आज मुझे गर्व हो रहा है इसे अपनी बेटी कहते हुए। मैं अपने किए के लिए माफी मांगती हूँ। और रोते हुए जया के सामने हाथ जोड़कर पद्मा जी बोली, बेटा मुझे माफ कर दे। क्या अपनी माँ को गले नहीं लगाएगी? जया शून्य सी खड़ी रही। सारे कैमरे, रिपोर्टर उसकी तरफ दौड़ पड़े। जया ने आंटी को आवाज दी, माँ आप मेरी इस खुशी में मुझे गले भी नहीं लगाएंगी। आंटी दौड़कर अपनी बेटी जया के गले लग गई। फिर जया पद्मा की तरफ घूमकर बोली, मैडम आप मेरी रोल मॉडल हैं, ये मेरी माँ है। जया अपने माता पिता और दोनों भाइयों के साथ स्टेज से उतरकर बाहर की तरफ चल दी। डॉक्टर पद्मा उसे दूर से देखती रही और वो अपने परिवार के साथ उनकी आंखों से ओझल हो गई।